हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में नी प्रिजर्वेशन में बात किया था कि नी प्रिजर्वेशंस की टेक्निक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसी सिलसिले में हम आज हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम टीबिया के अपर पार्ट में जो ऑस्टियोटॉमी करके नी जॉइंट में जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करके नी जॉइंट की लाइफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए डिटेल में बात करने से पहले हम लोग जानते हैं कि नी जॉइंट क्या होता है, कैसे बना होता है। नी जॉइंट बेसिकली थाई बोन जिसे फीमर बोलते हैं, लेग बोन जिसे टीबिया बोलते हैं, और फिबुला जिसमें आती है, और ऊपर की कटोरी जिसे पटेला बोलते हैं, उससे मिलकर के बना हुआ होता है। तो जब भी इस नी जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, मतलब तिरछापन आने लग जाता है, वो भले ही अंदर की साइड नी जॉइंट मुड़ने लगे जिसे वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, या बाहर की साइड नी जॉइंट मुड़ने लगे जिसे वल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं, या कि पीछे की साइड नी जॉइंट मुड़ने लगे जिसे रिकर्वेटम डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये सभी डिफॉर्मिटीज़ एक दूसरे से मिलकर के कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है या इंडिविजुअल भी हो सकती है। अगर डिफॉर्मिटी होती है तो नी जॉइंट हमारा घिसाने लग जाता है, कार्टिलेज ख़राब होने लग जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हमें आ जाते हैं। तो इसी सब को बचाने के लिए जो प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं ऑस्टियोटॉमी की और बोनी करेक्शंस की, बेसिकली जब वो टीबिया के ऊपर करी जाती है, टीबिया के अपर पार्ट में करी जाती है, तो उसे हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। आप जानते हैं हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी कितने प्रकार की होती हैं। तो हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी के प्रकार के बारे में बात करें तो एक होती है क्लोज वेज ऑस्टियोटॉमी, जिसमें कि बोन का ट्रायंगुलर पार्ट निकाल करके हड्डी को क्लोज करके और करेक्शन डिफॉर्मिटी का किया जाता है। उसके अलावा होती है ओपन वेज ऑस्टियोटॉमी, जिसमें कि हम लोग हड्डी में ऑस्टियोटॉमी करके और गैप क्रिएट करके और अलाइनमेंट करेक्शन करते हैं। इसे ओपन वेज ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। इसमें कभी कभी बोन ग्राफ्ट भी लगाते हैं और प्लेट से इसे फिक्स करते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोटॉमी होती है डोम ऑस्टियोटॉमी, जिसमें कि डोम शेप में ऑस्टियोटॉमी करके और डिफॉर्मिटी का करेक्शन किया जाता है। इसके साथ में ही एक और मेथड है एक्सटर्नल फिक्सेटर के थ्रू भी हम लोग ऑस्टियोटॉमी करके और धीरे धीरे ग्रेजुअल करेक्शन करके डिस्ट्रैक्शन से और डिफॉर्मिटी करेक्ट कर लेते हैं। इसमें रिकर्वेटम डिफॉर्मिटी भी इजीली हम लोग करेक्ट कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज वेज ऑस्टियोटॉमी के बारे में। क्लोज वेज ऑस्टियोटॉमी में जब हम लोग जैसे वायरस नी है उसमें क्लोज वेज ऑस्टियोटॉमी करें तो हम लोगों को लेटरल साइड में, फिबुला की साइड में जो बोन होती है वहाँ पर हम लोगों को ऑस्टियोटॉमी करना रहता है, इधर से ट्रायंगुलर वेज निकाल करके और फिबुला को भी ऑस्टियोटॉमी करके और उसका क्लोजिंग करके हम लोग जो तिरछापन इस साइड रहता है उसको करेक्ट करते हैं। इसे क्लोज वेज ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। और इसमें थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व हम लोगों को जो फिबुला के इधर आती है उसको पूरा एक्सप्लोर करना रहता है, फिबुला की ऑस्टियोटॉमी भी करनी रहती है। और फ्यूचर में जब भी नी रिप्लेसमेंट पर जाते हैं तो नी रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें स्पेशल इम्प्लांट्स की यूज़ करना रहती है, क्योंकि यहाँ पर हड्डी निकाल देने के कारण, क्लोजिंग करने के कारण उसका हाइट कम हो जाती है। अभी अगली ऑस्टियोटॉमी के लिए हम बात करें तो डोम ऑस्टियोटॉमी, जिसमें थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहती है और एल्डर पेशेंट्स में हम लोग बहुत ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना प्रीफर करते हैं क्योंकि फिक्सेशन के लिए इशू आते हैं। थर्ड होता है एक्सटर्नल फिक्सेटर के थ्रू। इसमें ऑस्टियोटॉमी कर ग्रेजुअली एक्सटर्नल फिक्सेटर को डिस्ट्रैक्ट करके हम लोग करेक्शन करते हैं। इसमें करेक्शन रिकर्वेटम के लिए भी आगे से किया जा सकता है ऑस्टियोटॉमी करके और स्लोप का करेक्शन कर सकते हैं, और वेरस वल्गस नी के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें कि मीडियल ओपनिंग करके हम लोग ऑस्टियोटॉमी का करेक्शन कर सकते हैं। पर इसके साथ में कुछ इशू रहते हैं क्योंकि पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है इसमें। ये इन्फेक्शन फ्यूचर में आपके अगर सब एक्यूट रह जाता है बोन के अंदर तो फ्यूचर में रिप्लेसमेंट को भी प्रभावित कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो करेक्शन है वो वापस से लॉस हो जाता है, कभी पिन लूज़ हो जाती है और हड्डी के जो बोन्स का यूनियन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो ये करेक्शन का लॉस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ओपन हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी के बारे में, जो एक प्रेफर्ड मेथड है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। मैं यही मेथड यूज़ करता हूँ टीबियल ऑस्टियोटॉमी करके नी डिफॉर्मिटी करेक्शंस के लिए। ओपन हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी बेसिकली वेरस नी में हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि मीडियल साइड में टीबिया के हम लोग ऑस्टियोटॉमी करके करेक्शंस चालू करते हैं।
तो इस ऑस्टियोटॉमी के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इसमें बोन लॉस नहीं होता है, तो फ्यूचर टीकेआर या रिप्लेसमेंट जो नी का है वो इजी हो जाता है। दूसरा, इसमें स्लोप करेक्शंस हम लोग साथ में ही कर सकते हैं। तीसरा, लिगामेंट का बैलेंसिंग इसमें रहता है, टाइट हो पाते हैं लिगामेंट्स, जिसके कारण कि लैक्सिटी नहीं होती है और नी जॉइंट ज़्यादा प्रॉपर वर्क कर पाता है। इसी के साथ में हम लोग मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी इसमें साथ में टाइट कर पाते हैं, जिसके के कारण हम लोग नी को बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी के इंडिकेशंस के बारे में। हमें ये किन पेशेंट्स में परफॉर्म करनी चाहिए। ये हम लोगों को एज वाइज अगर चलें तो 40 to 55 ईयर्स के एज वाले पेशेंट्स में परफॉर्म करनी चाहिए। ये पेशेंट हाई डिमांडिंग होते हैं, इनका फिज़िकल एक्टिविटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनमें हमें ये परफॉर्म करना चाहिए। इसके लिए एक नीड ये होती है कि इसमें ओनली मीडियल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, लेटरल कंपार्टमेंट और पटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट में कोई भी आर्थराइटिक चेंजेस नहीं हो, वो नियर नॉर्मल हो, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर हम लोगों को ऐसे पेशेंट्स में ये करना चाहिए जिसमें ROM बहुत अच्छा हो, नी का मूवमेंट बहुत अच्छा हो, नियरली फुल मूवमेंट्स हो नी जॉइंट्स का। फिर ये ओबेस पेशेंट्स में हमको अवॉइड करना चाहिए, जिसका BMI लेस देन 30 है, उन्हीं पेशेंट्स में हम लोगों को ये करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को ये ऑस्टियोटॉमी जब भी परफॉर्म करें, अगर लिगामेंट अनस्टेबिलिटी है तो साथ ही साथ इन लिगामेंट्स का करेक्शंस करना चाहिए। अगर जैसे ACL टीयर है तो हम लोगों को स्लोप करेक्शंस भी करना चाहिए, जिसमें स्लोप को डाउनग्रेड करना चाहिए, और PCL टीयर में स्लोप को अपग्रेड करना चाहिए, साथ ही साथ इनके ACL और PCL के रिकन्स्ट्रक्शंस के साथ में। तो ऑस्टियोटॉमी के लिए ये साथ में परफॉर्म करें तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी रूट टीयर जो मेनिस्कस का होता है उसके साथ में भी करना चाहिए, ताकि स्लोप करेक्शन करके हम लोग रिकरेंट रूट टीयर्स को बचा सकते हैं। फिर हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी उन पेशेंट्स में परफॉर्म करना चाहिए जहाँ पर कि डिफॉर्मिटी मेटाफाइशियल रीजन में हो, मतलब टिबिया के अपर वाले पार्ट में ज़्यादा हो, जहाँ से कि हम ओपनिंग करके और वहाँ पर अलाइनमेंट करेक्शंस कर सकें। तो मेनली ये इंडिकेशंस हैं जो इन पेशेंट्स में हम लोगों को हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऑस्टियोटॉमी कैसे परफॉर्म करना चाहिए। बेसिकली हमें ऑस्टियोटॉमी बाइप्लेनर परफॉर्म करनी रहती है, जिसमें टिबियल ट्यूबरोसिटी को अलग ऑब्लिक कट करा जाता है, और टिबिया जो मेटाफाइशियल रीजन है उसमें ऑब्लिक कट करके और करेक्शन अचीव किया जाता है। जब भी ये डिस्ट्रैक्शन ओपनिंग करके टिबियल मीडियल टिबियल मेटाफाइसिस में ओपनिंग करके और करेक्शन अचीव किया जाता है, तो उसको अगर करेक्शन 10 mm से ज़्यादा का हो रहा है, गैपिंग बोन्स के बीच में 10 mm से ज़्यादा का हो रही है, तो हम लोगों को बोन ग्राफ्ट या कैल्शियम सॉल्ट सप्लीमेंट्स जो भी आते हैं उनको लगा करके, प्लेट लगा करके स्टेबिलिटी अच्छी अचीव कर सकते हैं। अगर 10 mm से कम का गैप है तो हम लोग ओनली प्लेट फिक्सेशन करके भी ये ऑस्टियोटॉमी को हील होने के लिए रख सकते हैं। जैसे ये अच्छा फिक्सेशन हम लोगों का अचीव हो जाता है, हम लोग नी के ROM और जो वेट बेयरिंग है वो इमीडिएटली स्टार्ट करके, और हम लोग पेशेंट का रिहैब इजी कर सकते हैं, बहुत कम पेन में कर सकते हैं और मिनिमम इन्वेजिव कर सकते हैं, ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ इजीली गेन से कर सकें। इस ऑस्टियोटॉमी का एडवांटेज ये होता है कि इसमें पटेला टेंडन के शॉर्टनिंग नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि बाइप्लेनर ऑस्टियोटॉमी करा जाता है जिसमें पटेला टेंडन हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इससे आउटकम बहुत अच्छे आते हैं, और फ्यूचर क्योंकि बोन लॉस नहीं हुआ है तो फ्यूचर नी रिप्लेसमेंट भी ईजी जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी के लिए बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। नमस्कार।